आज हम सीखेंगे फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी क्या होता है? अगर इसका इंट्रोडक्शन समझें, फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया। फार्माकोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया, एगो फार्माको काइनेटिक्स, एगो फार्माको डायनामिक्स। ये क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब हुआ, इसमें पढ़ा जाएगा व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी कहने का मतलब है कि हमारा शरीर जो है दवा के साथ क्या करता है, यानी कि बॉडी पे क्या होता है। दूसरी बात फार्माकोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि दवा जो होता है यानी मेडिसिन जो होता है हमारे बॉडी के ऊपर क्या अफेक्ट करता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी में कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, और लास्ट में उसका एक्सक्रेशन क्या है। उसी तरह फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग ड्रग रिसेप्टर और इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि ड्रग्स का हमारे ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्प्शन ही क्या कहलाता है, या एब्जॉर्प्शन कहलाता है। स्टेप्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, इसमें क्या क्या होता है, यह कुछ टाइप्स है, जैसे पेसिव डिफ्यूजन से ये एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ में कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है, कुछ में फैसिलिटेड डिफ्यूजन थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है। अब इसको क्या क्या है जो कि अफेक्ट करता है। पहला है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जैसे कि कुछ मेडिसिन जो होता है ओरल होता है, कुछ मेडिसिन जो होते हैं वो आईवी थ्रू होते हैं, और कुछ मेडिसिन आईएम होते हैं। जिसमें से आईवी रूट जो होता है, आईवी रूट वो 100% बायोबिलिटी माना जाता है, और ओरल रूट जो होता है वो सब्जेक्ट टू फास्ट पास इफेक्ट, यानी कि इसे फास्ट पास इफेक्ट के थ्रू कंसीडर किया जाता है। अब यह फास्ट पास इफेक्ट क्या है? तो फास्ट पास इफेक्ट जिसे कहा जाता है कि सम ओरल ड्रग्स, यानी कुछ ओरल ड्रग्स जो होते हैं आर मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन। कहने का मतलब है कि कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो यानी हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से पहुंचने से पहले वह किस पाथ से गुजरना पड़ता है उसको, लीवर से, जिससे उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पास इफेक्ट। अब आते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कि मूवमेंट्स ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू टिश्यू, यानी कि ब्लड स्ट्रीम से कहाँ, टिश्यू और ऑर्गन में जाना ही क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू यह ब्रेन, मसल्स, फैट, लीवर, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसमें से बताया गया है कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, जिसमें से कुछ कुछ जो मेडिसिन जो होते हैं वो एल्बुमिन थ्रू फ्लो होते हैं। अब इसमें आगे बताया गया है मेटाबॉलिज्म। अब इसका अगला पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्राइमरीली बाय द लीवर इनटू मेटाबॉलिटिक्स ऑफ फॉर एक्सक्रीशन, यानी कहने का मतलब है कि ड्रग का क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और यह लीवर के द्वारा फिर एक्सक्रीशन हो जाता है। जिसमें से यह दिखाया गया है कि यह फेज 1 में कौन कौन सा एंजाइम होता है, CYP450 एंजाइम सिस्टम्स। फेज 2 रिएक्शन में क्या होता है, कंजुगेशन होता है। इस तरह का देखने का मिलता है। कहने का मतलब पेरेंट ड्रग, फिर कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट बनता है, फिर फाइनल इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। जिसमें से दो तरह के एंजाइम होंगे, एक एंजाइम इंडक्शन यानी कि उसको बढ़ाने वाला होगा, और एक होगा एंजाइम इनहिबिशन यानी कि उसको रोकने वाला होगा। इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है कि हमेशा LFT यानी कि मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट एंड डोज एडजस्टमेंट इन पेशेंट्स विद लीवर इम्पेयरमेंट, यानी कि हमेशा लीवर LFT पे देखा जाता है। और दूसरा कि अगर पेशेंट इस तरह का है लीवर इम्पेयरमेंट, कुछ लीवर प्रॉब्लम है, तो वह ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगला है निर्वहन यानी कि एक्सक्रिएशन। इसका एक्सक्रिएशन कैसे होता है, तो हम देखिए एलिमिनेशन ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म फ्रॉम द बॉडी प्राइमरीली बाय द किडनी। नॉर्मली यह किसके द्वारा एक्सक्रिएशन होता है, किडनी के द्वारा होता है। जिसमें यह कुछ प्रोसेस है कि पहले
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, फिर नेफ्रॉन थ्रू फ्लो होता है, और फिर पेसिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन कुछ पार्ट में होता है। अब है इसका सेकेंडरी रूट ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि कुछ कुछ सेकेंडरी भी है इसके थ्रू, किडनी के थ्रू, किडनी के अलावा। तो एक है बाइलरी इंट्रोप्थिक सर्कुलेशन, यह जो होता है लीवर थ्रू होता है, जिसमें यह हेल्प करता है। दूसरा होता है पल्मोनरी एक्सक्रेशन, यानी कि कुछ चीज जो होता है वो पल्मोनरी द्वारा बाहर होता है। अब कुछ कुछ इसमें नर्सिंग इफेक्ट और महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या क्या याद रखना है कि इसमें एक और आता है कि ड्रग हाफ लाइफ, यानी कि टाइम फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाय 50%। जब यानी कि प्लाज्मा ड्रग का कंसंट्रेशन 50% हो जाता है, यानी आधा हो जाता है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, ड्रग हाफ लाइफ। अब इस कंडीशन में नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है कि मॉनिटर रीनल फंक्शन टेस्ट, यानी कि आरएफटी पे ध्यान दिया जाता है। आरएफटी में जैसे कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा ध्यान चेक यूरिन आउटपुट, यूरिन आउट पे ध्यान दिया जाता है। कंसीडर डोज एडजस्टमेंट इन रीनल, अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है तो वह डोज एडजस्टमेंट किया जाता है कि किस तरह देना है। और पेशेंट एजुकेशन पे भी ध्यान देना, हाइड्रेशन के बारे में बताना है। अब इसी में एक आता है इसका पैरामीटर, यानी कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें याद रखें कि थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड टू कंटेन द टोटल ड्रग इन द बॉडी एट, कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में दवा की कुल मात्रा को प्लाज्मा के समान सांद्रता में, यानी कि प्लाज्मा के इक्वल रखने के लिए आवश्यक सैद्धांतिक द्रव आयतन। कहने का मतलब है कि अगर यह 4 लीटर से कम है तो इसे लो VD कहा जाएगा, वही अगर यह 42 लीटर से एबव है तो यह हाई VD कहा जाएगा। VD कैसे निकाला जाता है, तो VD इक्वल टू होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, यानी हमारे बॉडी में कितना उसका अमाउंट है, अपॉन प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। अब एक चीज और है कि फार्माकोकाइनेटिक्स पैरामीटर निकासी, यानी कि CL, जिसको हम लोग क्लियरेंस बोलते हैं। यह देखिए कि द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ ड्रग पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना यह बाहर होता है, प्रति इकाई समय में दवा से साफ किए गए प्लाज्मा का आयतन। जैसे कि मान लीजिए फिल्टर में प्रवेश किया गया रक्त, फिर उसमें क्लियरेंस कितना हुआ जिसमें से वेस्ट निकला, और फिर अंत में क्लीन्ड ब्लड एग्जिस्टिंग, यानी साफ किया गया रक्त बाहर होता है। तो यह मेनली यहाँ ध्यान गया है कि एक होता है रीनल क्लियरेंस जिसको CLR बोलते हैं, एक होता है हिपैटिक क्लियरेंस जिसको CLH बोला जाता है, और कुछ और भी होता है पल्मोनरी क्लियरेंस और भी होता है। तो अगर हमसे पूछा जाएगा टोटल क्लियरेंस क्या होता है, तो टोटल क्लियरेंस होता है CLR, R मतलब रीनल, CLH, H मतलब हिपैटिक, और प्लस अदर जो भी हो। इसमें एक चीज और यहाँ पे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि मॉनिटर लेबोरेटरी वैल्यू फॉर किडनी एंड लीवर फंक्शन, यानी कि KFT और LFT पे ध्यान दिया जाता है। अब एक इम्पोर्टेंट डोज रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, इसमें एक होता है स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन, स्टेडी यानी कि प्लेट्यू स्टेट वेयर द रेट ऑफ ड्रग एंट्री इक्वल्स द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, यानी कि जहाँ पे कि ड्रग का, यानी कि ड्रग जो होता है इन जो जितना किया उतना आउट, वह अगर इक्वल हो तो यह क्या माना जाता है, प्लेट्यू स्टेट माना जाता है। कौन सा स्टेट, प्लेट्यू स्टेट माना जाता है। इसी में दूसरा है कि थेरेप्यूटिक विंडो किसे कहा जाता है। थेरेप्यूटिक विंडो का मतलब हुआ कि डोज रेंज बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, यानी MEC, और मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, यानी कि डोज जो है यह मिनिमम इफेक्ट रेंज और मिनिमम टॉक्सिक रेंज इसके बीच लाइक करना चाहिए। अगर यह बीच इसके लाइक करता है, यह इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, थेरेप्यूटिक विंडो, यानी कि चिकित्सीय खिड़की। इसमें क्या होता है, अगर वह 3 कंडीशन है, या थेरेप्यूटिक हो, या न्यूट्रल है, या ज़्यादा है, तो क्या कहा जाएगा, सब थेरेप्यूटिक है। अब इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि मेंटेन
कंसिस्टेंट डोजिंग शेड्यूल टू अचीव स्टेडी स्टेट, यानी कि स्थिर अवस्था प्राप्त करने के लिए खुराक कार्यक्रम बनाए रखना है। हमें क्रेटिनिन, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ALT, AST, जिसमें रीनल हिपैटिक क्लियरेंस इशू के लिए ध्यान देना पड़ेगा ये। फिर एजुकेट पेशेंट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एडहियरेंस टू डोजिंग टाइम्स, और उसके टाइम के बारे में भी बताना चाहिए पेशेंट को। खुराक के समय का पालन करने के महत्व पर रोगी को शिक्षित करना होगा। अगला है कि एक्सेस पेशेंट बॉडी कंपोजिशन एंड एज फॉर VD वेरिएशन, यानी VD विविधताओं के लिए रोगी के शरीर की संरचना और उसके एज का आकलन